हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग सेशन के बारे में जो कि हिंदी में होगा और इसी आंसर राइटिंग को हम क्या करेंगे, एक एक करके आपके सामने रखते हुए चलेंगे। साथियों आज जो मैं सेशन लेकर के आपके पास आया हूँ वो इंडियन एविडेंस एक्ट का है और ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट 4 तक ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब सेशन पे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में उसको देख भी सकते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। सबसे तो पहले अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पे आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे आइए और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा है। कह रहा है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं और इस फैक्ट को क्या करना है, अब इस फैक्ट को आपको समझाने की आवश्यकता होती है। कह रहा है एक ही समव्यवहार के भाग मीन्स कि इंग्लिश में क्वेश्चन को देखिए। कर अ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। जब आप लोगों ने देख लिया किस चीज़ को, सेम ट्रांजेक्शन्स को आप लोगों ने देख लिया, एक ही समव्यवहार वाले भाग को आप लोगों ने देख लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सेक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है, और लगाया यहाँ पे आगे देखिए कैसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। कह रहा है साथियों कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त हो कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हों। क्या कह रहा है, ऐसे वहाँ पे संयुक्त हो कि एक ही व्यवहार के संभाग लगें, वे तथ्य सुसंगत है। उस तथ्य को क्या माना जाता है, सुसंगत माना जाता है, चाहे वे उसी स्थान एवं समय पर अथवा विभिन्न स्थान या समयों पर घटित हुए हों। इस कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब कैसे इसका एक्सप्लेनेशन करना है, तो साथियों एक एक्सप्लेनेशन एक उदाहरण दीजिए और उसी उदाहरण के साथ यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वैसा वैसा आप क्या करेंगे, अपना आंसर यहाँ पे फ्रेम करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन का उत्तर देखिए कैसे कह रहा है रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे के बारे में हम देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, और ये सीआरपीसी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ पे ये हमको प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए साथियों आंसर आप कैसे फ्रेम करेंगे। कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, आपको सबसे पहले पता चल गया क्या था, धारा 6। और जब मैंने आपको क्वेश्चन बताया है तो जिन्होंने भी इंडियन एविडेंस एक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम रेस जस्टिस की बात करते हैं, एक ही समव्यवहार की बात करते हैं, तो वो धारा 6 के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया है। तो देखिए धारा 6 का आधार यह है कि कोई तथ्य विवादक न होते हुए भी, किसी भी तथ्य का विवादक न होते हुए भी किसी कार्य का भाग होने का कारण निर्णय के लिए संयुक्त हो सकता है, लेकिन इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हों। यह जो धारा हमारा कर रहा है, धारा नंबर 6 जो कर रहा है, ये कह रहा है कि सारी बातें हम मान रहे हैं, सभी चीज़ों को हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए। जो भी आप काम करेंगे वो सेम ट्रांजेक्शन्स का होना चाहिए। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होना चाहिए, जैसे कि राम ने खाना खिलाया, राम के खाना खिलाने के बाद वो व्यक्ति को क्या आया, उस व्यक्ति को बहुत गंभीर नींद आने लगा, नींद आते आते क्या हो गया, वो व्यक्ति बेहोशी छाने लगा, बेहोशी छाने के बाद वो व्यक्ति मर गया। तो ये क्या है, ये एक ही समव्यवहार का भाग माना जाएगा कि भाई उसने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद क्या हुआ, उसको बेहोशी, उसको निद्रा आने लगी, उसके बाद से वो मर गया। मीन्स कि उसने क्या किया था, उसको खाने में जहर मिला करके खिलाया था। तो ये क्या हो गया, एक ही समव्यवहार के भाग हो गए हैं। ऐसा नहीं कि उसने खाना खिला दिया, 3 दिन बाद उसका पेट में दर्द उठा, उसके बाद से 1 महीने बाद उसको सर में दर्द उठा, फिर उसकी पत्नी मर गई, तो कहो कि कैसे तुमने खाना खिलाया कि हमारी पत्नी मर गई। तो ये समव्यवहार का पार्ट नहीं होता है, तो सेम व्यवहार का पार्ट होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में यह उल्लेखित किया गया है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य से इस प्रकार संयुक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, इस प्रकार से संयुक्त माने जाते हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, सुसंगत तथ्य हैं। इन सभी को क्या कहा जाता है, इसी सभी को रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य के नाम से जाना जाता है। इसी को अंग्रेजी में रेस जेस्टे का भी नाम दिया जाता है और इसको अंग्रेजी में रेस जेस्टे कहा जाता है। जो सुसंगत तथ्य हैं, जो एक ही समव्यवहार के भाग माने जाते हैं, उसी को अंग्रेजी में रेस जेस्टे के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत आपको डील करता है। आगे कह रहा है दोस्तों
कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या कहता है, कह रहा है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य की सुसंगति के बारे में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। जो एक ही पार्ट होता है, जो एक ही समव्यवहार होता है, उसी के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है जो तथ्य विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित हुए हों। विभिन्न समयों या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों, उसको भी क्या माना जाएगा, उसको भी रेस गेस्टे के अंतर्गत ही क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। आगे साथियों कह रहा है, अब किसके द्वारा कह रहा है, कह रहा है स्टीफन महोदय। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया है साथियों, तो वो स्टीफन महोदय के द्वारा ही इस आपके इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। कह रहा है स्टीफन महोदय ने समव्यवहार के बारे में कहा है कि एक समव्यवहार उन तथ्यों का एक समूह है, ठीक, जो आपस में इस प्रकार संबंधित होता है कि उन्हें केवल एक विधि माना जाए, जैसे कि संविदा विधि हो गया, अपराध विधि हो गया, गलती या जांच कोई दूसरा विषय जो विवादक हो विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा। इन सभी को क्या किया जा सकता है, इन सभी का विनिर्दिष्ट रूप से पालन किया जा सकता है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और केस लॉ आ जाता है और इस केस लॉ को लिखना आपके लिए इम्पॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि जब आप रेस गेस्टे को लिखेंगे तो इस केस को भी आपको क्या होना रहेगा, आपको लिखना होगा। RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 1973 का ये एक मामला है और इस मामले को आप जरूर लिखिएगा अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। कह रहा है कि बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया। अब उच्चतम न्यायालय ने क्या अभिनिर्धारित किया, कह रहा है यदि किसी अपराध के संबंध में कोई बातचीत चल रही है, किसी भी ऑफेंस को लेकर के अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बातचीत चल रही है और ऐसी बात आपराधिक समव्यवहार का एक भाग होने के नाते सुसंगत है, अगर वो आपराधिक समव्यवहार का एक भाग होने के नाते वो सुसंगत है और ऐसी बात टेप कर ली जाती है तो उसे रेस गेस्टे कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है साथियों, तो उसको रेस गेस्टे के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे कह रहा है राधे श्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक मामला है। किसका मामला है साथियों, तो राधे श्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1993 के मामले में, जहां मृतक पति अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो उसकी पत्नी से कहा कि वह लंच के लिए लौटेगा। वो व्यक्ति जा रहा था कहाँ पे, अपने काम पे, और अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं लंच के लिए लौटूंगा, किंतु वह गोलियों से ऑफिस में ही मारा गया। कौन मारा गया, तो जो उसका पति था गोली चल गया कहाँ, ऑफिस में ही, और उसका पति मर गया। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त कथन धारा 6 के अधीन एक ही समव्यवहार का भाग होने के कारण इसको क्या माना जाता है, इसको ग्राह्य माना जाता है। और जब ग्राह्य हो जाता है तो वो क्या माना जाता है, उसको एडमिसेबल माना जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ कह रही है कि नहीं, जब उसका पति कहा था कि मैं खाना खाने आऊँगा घर पे, लेकिन क्या किया गया, उसके पति को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, कहाँ पे, ऑफिस में ही। तो कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया और माना गया कि नहीं, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए कह रहा है रेस जेस्टे सिद्धांत की विसंगतियों को हम देखेंगे। अब क्या क्या एम्बिग्विटीज़ पैदा हो जाती हैं रेस जेस्टे से लेकर के, कह रहा है एम्बिग्विटी ऑफ रेस जेस्टे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विगमोर। एक प्रोफेसर विगमोर साहब थे और प्रोफेसर विगमोर साहब ने क्या कहा है, प्रोफेसर विगमोर साहब ने कहा है कि रेस जेस्टे शब्द बहुत दिनों से बिल्कुल निरर्थक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी हो गया है। अब ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये प्रोफेसर विगमोर साहब हैं और यहाँ पे इनको कोट किया जा सकता है। ये कह रहे हैं, इनका मानना है कि जो रेस जेस्टे शब्द है ये बहुत दिनों से बिल्कुल निरर्थक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी हो गया है। अब किस प्रकार से हानिकारक हो गया है, अब साहब आगे बताएंगे। उनका यह विचार सही भी है। कारण यह कि जिन तथ्यों के बारे में रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी भी तथ्य के बारे में अगर हम रेस जेस्टे शब्द का प्रयोग करते हैं, वे साक्ष्य के अन्य नियमों, किसके बारे में बात कर रहा है, वे साक्ष्य के अन्य नियमों के अनुसार भी सुसंगत होते हैं। किसके नियम के अनुसार साथियों, तो जो साक्ष्य का, जो एविडेंस का अन्य नियम होता है उसके अनुसार भी सुसंगत होते हैं और उन नियमों को अच्छी तरह प्रयोग में लाया जाता है। अतः रेस जेस्टे शब्द बिल्कुल निरर्थक हो गया है और उसका कोई उपयोग अलग आंग्ल साक्ष्य विधि के अंतर्गत नहीं रह गया है। मीन्स कि जो हमारा जो लॉ होता है, जो इंग्लिश हमारा एविडेंस एक्ट है, उसमें यहाँ पे उसको रेलेवेंसी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। किसको, जो रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट है, जो कि सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग डील कर रहे हैं, इसका आंग्ल विधि में किसी भी प्रकार का कोई भी
इस समय वो नहीं रह गया है, कोई भी उपयोगिता नहीं रह गई है। और ये प्रोफेसर विगमोर साहब के द्वारा ये बातें आपको बता भी दी गई। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, टैकल करेंगे। एक एक शब्दों को आप लिखते हुए चलेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको तो लिखना ही लिखना है, साथ साथ में जो उसके सपोर्ट में केस लॉ है उन केस लॉ को भी आपको क्या करना है, आपको लिखते हुए चलना है। सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे हम उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी और अचानक दर्शित करता है, सुसंगत है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब हेतु के बारे में पूछ रहा है। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, अगर कोई भी तथ्य रेलिवेंट है, सुसंगत है, विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन, और क्या करता है, ये मोटिव को और प्रिपरेशन को क्या करता है, तैयार करता है, ऑफ एनी फैक्ट एंड एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट पे आपको क्या करना है, एक आंसर अच्छा सा फ्रेम करना है। तो आंसर आप कैसे फ्रेम करेंगे, जब आप लोगों ने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया तो आप लोगों को क्वेश्चन देख करके ही पता चल गया होगा कि मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये सारी बातें आपको कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7, सेक्शन 8 जब आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अंतर्गत प्रावधानित रूप है किसका, मोटिव और प्रिपरेशन के बारे में अगर हमको देखने के लिए मिलता है तो धारा 7 और धारा 8 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। इस धारा के निम्नलिखित तत्व हैं। अब क्या क्या तत्व हैं, पहले तत्व के अंतर्गत क्या कह रहा है, पहले तत्व के अंतर्गत कह रहा है वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य के या सुसंगत तथ्य के हेतु दर्शित या गठित करते हैं। पहले चीज़ के बारे में आपको पता चल गया। अगर हम यही सेकंड की बात करते हैं तो कह रहा है वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के प्रति तैयारी दर्शित या गठित करते हैं, किया किस चीज़ को, प्रिपरेशन को वहाँ पे दर्शित करते हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको सुसंगत माना जाता है। थर्ड वाले कॉलम में कह रहा है किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार या अभिकर्ता का, किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्षकार या किसी भी अभिकर्ता का। अब क्या क्या अभिकर्ता का, तो ए में बता रहा है कार्यवाही के संबंध में, वो कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए वो कार्यवाही के संबंध में होनी चाहिए। जो भी मोटिव हमारा होता है, जो भी हमारा प्रिपरेशन होता है वो कार्यवाही के संबंध में ही होना चाहिए। बी वाले की हम बात करते हैं, कर विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही की विषय वस्तु हो। तो इन दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप क्या करेंगे, जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो ये आपका कीवर्ड होता है और इन दोनों कीवर्ड्स को आपको लिखने की आवश्यकता भी होती है। आगे कह रहा है साथियों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 3 प्रकार के तथ्यों की सुसंगतति के बारे में बताती है। किस किस प्रकार के सुसंगतति के बारे में बताती है धारा 8, तो पहला हमको मोटिव के बारे में बताती है, फिर कंडक्ट के बारे में हमको बताती है। तो पहले हम मोटिव को देख लेते हैं। हर कार्य के पीछे करने वाले का कोई ना कोई हेतु रहता है। जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं, उसके पीछे हमारा क्या होता है, एक मोटिव होना चाहिए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, अगर ये हम काम करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, तो एक मोटिव होता है। कह रहा है यही दूसरी बात है कि कार्य का पता न लगने हेतु मोटिव मनुष्य का कोई कार्य करने के लिए प्रेरित या विवश करता है। वस्तुतः हेतु एक भावना है, हेतु जो होता है एक भावना होता है जिसके कारण कार्य होता है। हेतु एक ऐसा भावना होता है जिसके कारण हम क्या कहते हैं, कार्य होता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य, प्रयोजन या हेतु अवश्य रहता है। जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पे आपको पढ़ा भी रहे हैं, हम आपको यहाँ पे बता भी रहे हैं, तो इसके पीछे हेतु यही है कि आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में इसी तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। तो ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक कथन भी है कि आप इसके पीछे इसी तरह से, इसका उद्देश्य कि इसी तरह से आप काम को करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम आगे यहाँ पर देखते हैं तो कह रहा है सरोजनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का एक मामला आता है और इस मामले में देखिए क्या कहा जा रहा है। साथियों कह रहा है सरोजनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1993 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दहेज की पूर्व वैवाहिक मांग और उसका अनुपालन हेतु को साबित करने के लिए सुसंगत तथ्य है। ये किसको साबित करने के लिए, जो हेतु होता है, जो हमारा मोटिव होता है, इसको साबित करने के लिए एक सुसंगत तथ्य के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका, जो दहेज की मांग की जाती है कि नहीं ये व्यक्ति क्या है, दहेज मांग रहा है, बहुत बड़ा लालची है, ये एक प्रकार का हेतु माइंड में सेट कर देता है। सेकेंड पॉइंट को देखिए तो प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ऐसे तथ्य की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होते हैं।
कैसे तथ्य सुसंगत होते हैं? जो विवादक या सुसंगत तथ्य के किए जाने की तैयारी को प्रकट करते हैं। जो विवादक तथ्य होता है उसको किए जाने के या उसको प्रकट करने के लिए करते हैं या गठित करते हैं। तैयारी के अंतर्गत उन साधनों को इकट्ठा करना या प्रबंध करना भी आता है जिनसे कि कार्य किया जाता है। तैयारी किसी अपराध को करने का दूसरा प्रक्रम होता है। किसी भी अपराध को करने का तैयारी जो होता है दूसरा प्रक्रम माना जाता है। आगे कह रहा है, जब अपराधी का कार्य करने का आशय बना लेता है तब उसके करने की तैयारी करने लगता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है साथियों? आगे कह रहा है, अपराधी के विचारण में तैयारी पर दिए साक्ष्य का बड़ा महत्व होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो अपराध करने का निश्चायक सबूत होता है। यह नहीं हो सकता है कि वो कंक्लूसिव प्रूफ ही हो सकता है किस चीज़ को करने का, तो अपराध करने का। और हमारे पास लास्ट में क्या आता है साथियों? मोटिव प्रिपरेशन, और लास्ट में आ जाता है हमारा कंडक्ट, हमारा आचरण क्या होना चाहिए। तो आचरण भी धारा 8 के अंतर्गत ही डिफाइन किया गया है। कर धारा 8 के अनुसार सब क्लॉज 1 पक्षकार के अनुसार पहला पक्षकार होना चाहिए, दूसरा पक्षकारों का अभिकर्ता होना चाहिए, तीसरा पीड़ित व्यक्ति का आचरण जो कि चाहे पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सुसंगत हो। इन सभी चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का होना यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। आगे कह रहा है साथियों कि अभियुक्त का आचरण अपराध किए जाने के पहले का ही हो सकता है या बाद का हो सकता है। दोनों ही प्रकार के आचरण सुसंगत हैं। ये दोनों प्रकार के जो आचरण क्या माने जाते हैं? सुसंगत माने जाते हैं। अपराध किए जाने के पहले का अभियुक्त का आचरण अपराध का हेतु मोटिव प्रकट कर सकता है, तैयारी प्रकट कर सकता है, अपराध करने का आशय भी क्या कर सकता है? यहाँ पे प्रकट कर सकता है। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि कैसे उसको प्रकट कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक केस लॉ आता है, बसंती बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1987 का ये मामला है। और इस मामले में क्या बताया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा? कह रहा है कि बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा मृतक का शव छिपाया जाना और मृतक के विषय में प्रश्न पूछने पर यह कहना कि वह गांव छोड़कर चला गया था या यह सभी आचरण अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए सुसंगत माने जाते हैं। ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं सभी को सभी क्या माना जाता है? इसका भाग माना जाता है, मोटिव का, प्रिपरेशन का और कंडक्ट का। इसलिए क्योंकि वो मर गया है और मरने के बाद उसको क्या कहा जा रहा है? उसको छिपा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके मन में किसी भी प्रकार का चोर है तभी तो आप उसके डेड बॉडीज़ को क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटेंशन नहीं रहता, कोई भी सब्सिक्वेंट कंडक्ट ना रहता, तो आप क्या करते हैं? आप बता देते कि हाँ भाई उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो आपके मन में क्या है? आपके मन में चोर छिपा है। और ये सभी चीज़ों को क्या कहा जा सकता है? ये सुसंगत माना जाता है। और इस प्रकार से अगर साबित हो जाता है तो आपको सज़ा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार का जो भी आंसर्स बन रहा था सभी आंसर्स को मैंने आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। एक एक पॉइंट को भी समझाने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया। साथियों अब आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ तो वो आपको सबसे पहले आप ही को मिले। और साथियों एक इन्फॉर्मेशन और आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्या वो इन्फॉर्मेशन है कि मैंने आईपीसी के भी 7 पार्ट्स तक मैंने आपको करा रखे हैं और बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि मैं टॉट भी आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। जो टॉट लॉ आप लोगों की सरदर्द बना है, टॉट लॉ भी मैं लेकर के आ रहा हूं। साथ साथ मैं प्रेजेंट डे का पेपर भी बना रहा हूं, प्रेजेंट डे भी आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट लेके आ ही रहा हूं, सीआरपीसी लेकर के आ ही रहा हूं। साथ ही साथ जो आप लोगों का जजमेंट राइटिंग होता है और भी जो चीज़ें हैं, जो आपका जनरल करंट अफेयर्स हैं, उन सभी चीज़ों को बाय द टाइमिंग मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने एक एक करके रखने वाला हूं। बस साथियों आप लोग चैनल पे बने रहिए। आपके एग्जामिनेशन से पहले आपका प्रिपरेशन जितना हो सकता है उतना मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल से करवा करके छोड़ दूंगा। साथियों अब ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।